ठीक है, आज उससे आगे बढ़ रहे हैं। नीदरलैंड, पहले नीदरलैंड कर लेते हैं। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम, हाईलाइट कर दीजिए। नीदरलैंड का अन्य नाम पोलैंड। यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता है? डच। क्या कहा जाता है? डच। लैंड ऑफ विंड मिल्स, पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है? पवन चक्कियों का देश हॉलैंड, नीदरलैंड। पवन चक्की मतलब विंड मिल्स, बड़ी बड़ी जो विंड मिल्स होती हैं, ठीक है। दूसरा, नीदरलैंड के लोगों ने अपने लिए सागर से जमीन निकाल रखी है। बड़े बड़े बांध बनाकर, बड़े बड़े मतलब सागर के जल को, जैसे ये सागर है, यहां तक उन्होंने डैम बनाकर उससे जमीन निकालकर क्या कर रखा अपने लिए? समझ रहे हैं? मतलब सागर को वॉल से रोक रखा है और अपने लिए सागर से जमीन निकाली है। यानी सागर अगर यहां पर है तो जमीन यहां पर है इनकी। और कैसे रोका हुआ सागरों को? बड़े बड़ी दीवारों से, डैम से मतलब एक, ठीक है। जबकि नॉर्थ सी है, ये सबसे अशांत सागर कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? सबसे अशांत सागर कौन सा है? नॉर्थ सी। बल्कि यहाँ पर एक मत्स्यन के लिए बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र है। जैसे हमने न्यू फाउंडलैंड के पास पढ़ा था अटलांटिक ओशियन में, जब हम यूएसए कनाडा कर रहे थे, तो न्यू फाउंडलैंड के पास क्या पढ़ा था हमने? ग्रैंड बैंक पढ़ा था। ग्रैंड बैंक पढ़ा था ना, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नीचे से गल्फ स्ट्रीम और ऊपर से लैब्राडोर करंट आ रही है। दोनों क्या हो रही है वहाँ पर? उनका मिलन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है? जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती हैं तो कोहरा उत्पन्न होता है, समुद्री यातायात में बाधा उत्पन्न होती है, और मत्स्यन का बहुत समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। कौन सा? ग्रैंड बैंक, ये बताया था। ऐसे ही यहाँ पर भी एक बैंक है नॉर्थ सी में मत्स्यन के लिए, उसको बोलते हैं डॉगर बैंक। क्या बोलते हैं? डॉगर बैंक। बड़ा अशांत सागर है, लेकिन यहाँ पर एक डॉगर 15 लिखा होगा, उल्टा ट्राइंगल बना रखा होगा, यानी वहाँ पर गहराई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और मत्स्यन के लिए बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र है। इतना क्लियर हो गया? यूएसए कनाडा के आसपास मैंने जहाँ पर आपको बताया था कि ग्रैंड बैंक है, उसी के आसपास अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में टाइटैनिक दुर्घटना भी हुई थी, ठीक है। और टाइटैनिक दुर्घटना कब हुई थी? 14 अप्रैल 1912। पिक्चर सभी ने देख रखी होगी, टाइटैनिक देखी है, ठीक है। जब वो जहाज बना तो उसके बारे में कहा गया इसको भगवान भी नहीं डुबा सकता, बनाने वाले ने कहा। तो थोड़ा सा ऊपर वाले को लगा कि अच्छा ऐसा बोल रहा है। तो एक आइसबर्ग ने, जो कि किसके साथ आते हैं आइसबर्ग? बह के लैब्राडोर करंट के साथ बह के आते हैं, उस आइसबर्ग से टकराकर वो टाइटैनिक क्या हो गया? डूब गया। और उस समय की, तत्कालीन समय की बहुत बड़ी दुर्घटना थी वो, क्योंकि उसमें संसार के, विश्व के सबसे अमीर लोग क्या कर रहे थे उस समय? उसमें सफर कर रहे थे, ठीक है ना, ये चीज। तो एम्स्टर्डम, अब यहीं पर एक व्यस्ततम बंदरगाह क्वेश्चन पूछा करता था कभी, रॉटरडम करके एक व्यस्ततम बंदरगाह। व्यस्ततम मतलब बहुत बिजी पोर्ट जो था, बंदरगाह बोलते हैं पोर्ट को। किसको बोलते हैं? पोर्ट को। तो व्यस्ततम बंदरगाह रॉटरडम को बोलते थे। अब जमाना बदल चुका है, बहुत सारे नए नए पोर्ट बने हैं। थोड़ा सा इसमें आपने चेक करना है कि अभी व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है, ये होमवर्क है। हाँ, संघाई, बिल्कुल। चाइना आपको पता है बड़ी तेजी से क्या कर रहा है ना। तो एक बार देख लीजिएगा, उसमें आपने चेक कर लिया, संघाई को ही बोल रहे हैं राणा जी, संघाई को ही बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके यहाँ पे आपको नीदरलैंड के नीचे यहाँ पर एक देश दिखाई दे रहा होगा, बेल्जियम। बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम को भी हाईलाइट कर दीजिए, और एक फूल बनाकर बेल्जियम को टच करने वाले 3 आ गया वो, कितने देश? ब्रुसेल्स तो कैपिटल होगी बेल्जियम की। कितने देश टच कर रहे हैं? ऊपर से नीदरलैंड टच कर रहा है, इधर से जर्मनी टच कर रहा है, और लक्जमबर्ग टच कर रहा है, और फ्रांस टच कर रहा है। 1 2 3 और 4, ठीक है। और नाटो सुना होगा आपने। अगर आप यूक्रेन के बारे में जान रहे हो तो आपको ये पता होगा
कि रूस यूक्रेन से क्यों नाराज हुआ। हालांकि एक बहाना चाहिए होता है युद्ध करने के लिए, बट उसमें जो सबसे बड़ा बहाना माना जाता है वो ये माना जाता है कि नाटो की सदस्यता ग्रहण कर रहा था कौन? यूक्रेन। ठीक है, और प्रतिक्रिया स्वरूप क्या कर दिया? रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, जो कि चल रहा है। ठीक है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? आंसर ब्रसेल्स में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है? ब्रसेल्स में। ये हेडक्वार्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, इनके हेडक्वार्टर जरूर याद करने हैं आपने। मैंने जिनेवा के जैसे अलग से बता दिया आपको, जिनेवा में कौन कौन से हैं। ऐसे ही फ्रांस में भी है शायद इंटरपोल का, इंटरनेशनल पुलिस जिसको बोलते हैं। देखिए तो इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन्स फ्रांस में है। ठीक है, बाकी मैंने एक आपको यूनेस्को बता ही दिया था, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। तो जो बड़े हेडक्वार्टर हैं उनको जरूर याद करना है। ठीक है, चलिए बाकी फिर उसके बाद जर्मनी दिख रहा है हमें, एक देश दिख रहा है। जर्मनी में राजधानी बर्लिन है, स्प्री नदी के तट पर है। ठीक है, बाकी इसके कुछ बड़े बड़े शहरों को जरूर याद करना है आपने, किन नदियों के तट पर है। कई बार 4 शहर दे देगा, 4 नदियां दे देगा, पूछेगा किन किन नदियों के तट पर है, तो जरूर पता होना चाहिए। सब बड़ी सभ्यताएं हमेशा नदियों के किनारे क्या होती हैं? पनपती हैं, और नदियों के किनारे ही क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आप जहां पर रह रहे हो ऋषिकेश, प्राचीन नाम क्या है? कुब्जामरक। पता है? नहीं पता है? कुब्जामरक नाम है यहाँ का, पुराना नाम क्या है? It is said that when Rabda Rishi did hard penance, God appeared by the name of ऋषिकेश। हर्षिकेश लिखते थे पहले, अब ऋषिकेश लिखते हैं। रब्य ऋषि ने कठोर तप किया, भगवान ने उन्हें क्या ऋषिकेश के रूप में दर्शन दिए, इसलिए यहाँ का नाम क्या पड़ गया? ऋषिकेश पड़ा। ठीक है, तो सभ्यताएं कैसे बनती और बिगड़ती हैं ये आप देख सकते हैं कि कभी अगर पुराना मैप उठा के देखेंगे तो गंगा नदी का, जो गंगा नदी थी वो जहाँ पर आज बह रही है वहाँ नहीं बहती थी। ठीक है, कुछ 100 साल पहले का अगर मैप, अंग्रेजों के समय का अगर मैप देखेंगे तो आप जानेंगे कि गंगानगर के आसपास एक मंदिर है सोमेश्वर मंदिर, तो सोमेश्वर मंदिर के बगल से होकर गंगा का क्या था? मार्ग था। फिर कोई एक बड़ी बाढ़ आई होगी, है ना, हो सकता है कि बड़ी बड़ी बाढ़ें आई हैं इस राज्य में, इस जगह पर। हो सकता है एक सभ्यता नष्ट हुई, जिसके साक्ष्य आप कहाँ पर देख सकते हैं? भरत जी का मंदिर, जो प्राचीन मंदिर है, प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, उसके बगल में ही कुछ आपको क्या दिखेंगे? एक रूम दिखेगा, उसमें आपको मिलेंगे जो उस समय के खुदाई में निकले हुई चीज़ें हैं, म्यूजियम टाइप का छोटा सा है। उसमें कुछ मूर्तियाँ दिखेंगी, कुछ पॉट्स दिखेंगे, और उसमें लिखा हुआ है कि इतने साल पहले के ये क्या है। ठीक है, इसका मतलब सभ्यताएं पहले भी थी, सभ्यता अभी भी है जिस सभ्यता में हम रह रहे हैं, सभ्यताएं आने वाले समय में भी क्या होंगी। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ऋषिकेश के बारे में भी जानना है आपने, जहाँ के रहने वाले हैं आप। चलिए जी, जर्मनी के एक अलग मैप दे देंगे मेरे को आप? अच्छा, जर्मनी में एक और क्वेश्चन आता है, यूपीएससी पूछती है, कील कैनाल किन 2 वाटर बॉडीज को जोड़ती है? आंसर नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ती है। कील एक जगह का नाम है, शहर का नाम है, उसी के नाम पर कील कैनाल पड़ा है। नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ती है। ठीक है, इधर ये नॉर्थ सी हो गया, इधर बाल्टिक सी हो गया। ये आपको कील दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है कील, यहीं पर कील कैनाल है ये। ठीक है, यहाँ के एक 2 बड़े प्रसिद्ध नाम आपको पता होंगे। एक मैंने बिस्मार्क बताया था, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के लिए जाना जाता था, जर्मनी का चांसलर था। और एक आपको मैंने बताया था हिटलर, अडोल्फ हिटलर, फ्यूहरर बोलते थे उसको। क्या बोलते थे? फ्यूहरर। और उसने एक अपनी आत्मकथा लिखी थी, मीन काम्प, मेरा संघर्ष। ठीक है, तो कई आविष्कार किए गए। जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो यू बोट्स, सबमरीन जो बनाई है वो जर्मनी ने बनाई है। सबमरीन मतलब पनडुब्बी जिसको बोलते हैं, तो उनकी जो पनडुब्बियां थी उनको यू बोट्स बोलते थे। तो कील कैनाल से ही जाती थी और अंदर ही अंदर सीधे अटलांटिक ओशियन में बाहर निकलती थी, अमेरिका के जहाज़ों को ध्वस्त करती थी, फिर नीचे जाके फिर दोबारा अपने जर्मनी वापस चली जाती थी। बड़ा बवाल हो गया पूरे विश्व में।
कि भाई ये तो दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, जहाज आते हुए दिखते थे लेकिन ये तो सबमरीन थी। हिटलर ने कहा था मुझे ऐसा बना के दो कि जो पानी के नीचे चले, देखो ना, युद्ध के लिए, और सबमरीन्स का निर्माण हुआ। तो सबमरीन्स उनकी समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा एकदम से पैदा होती हैं, कुछ जहाज पैदा होते हैं पानी में, अपनी तोपों से गोले बरसाते हैं, हमारे जहाज़ों को ध्वस्त करते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। गायब हो जाते हैं मतलब नीचे हो जाते हैं। यू बोट्स बोलते थे उनको, क्या बोलते थे? यू बोट्स, ठीक है। बाकी एक नाम और बताया था मैंने, मैक्स मुलर, मोक्समूल नाम रखा था उन्होंने। सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट लिखी उन्होंने, वेदों का अध्ययन किया, भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया संस्कृत के, और उसके बाद उनका जर्मनी में अनुवाद करके अपने देश ले गए, मैक्स मुलर, ठीक है। सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, और बहुत सारी हैं, बट फिलहाल सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, ठीक है। अब क्या है, जैसे इसमें बहुत सारे क्या दिखेंगे आपको, कुछ खास खास आपने याद रखने हैं। जैसे ये होमवर्क है, हैम्बर्ग शहर किस नदी के तट पर है? जर्मनी का। ऐसे एक कोलोन शहर दिख रहा होगा कहीं, देखो तो, एल्ब नदी के तट पर हैम्बर्ग शहर दिख रहा है। इसमें मुझे नहीं दिखा रखी नदी ढंग से। ऐसे ही आप देखिए कोलोन शहर होगा एक यहाँ पर, ये देखिए कोलोन शहर किस नदी के तट पर है। ऐसे ही बॉन शहर किस नदी के तट पर है। ये बड़े बड़े जगह हैं, यहाँ की प्रसिद्ध जगह, मतलब दिख रहा है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है, फ्रैंकफर्ट शहर किस नदी के तट पर है? ये दिख रहा है फ्रैंकफर्ट यहां पर। थोड़ा ऊपर करेंगे इसे, ये पूरा जर्मनी है। फ्रैंकफर्ट किस नदी के तट पर दिखाई दे रहा है? देखिए राइन तो मुझे इधर दिखाई दे रही है, इस तरफ को जा रही है राइन, राइन वैली दिख रही है ये, और नीचे से ऊपर ही को जाएगी वो, ये राइन आ रही है, ये ऐसे करके आ रही है ना। नहीं, मेन शहर किस नदी के तट पर हैं? शायद की गुंजाइश नहीं होगी वाली के। अगर आपको मैप में नहीं दिख रहा है तो उसको टाइप करके ढूंढिए। स्टुटगार्ट को हाईलाइट कीजिए, स्टुटगार्ट जर्मनी। ये हिस्ट्री में नाम पढ़ेंगे हम, मदर ऑफ रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारियों की माँ, मैडम भीकाजी के आर रुस्तम कामा, है ना। वो फ्रैंकफर्ट में एक सम्मेलन में क्या हुई थी, शामिल हुई थी। और जो ट्राइकलर फ्लैग है वो भी कहा जाता है कि मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने ही, क्या मैडम क्या शॉर्ट नेम क्या है उनका, मैडम कामा, ठीक है। उन्होंने ही ट्राई कलर फ्लैग बनाया था। और वो ट्राई कलर जो फ्लैग था उसमें वो वाले कलर अलग थे, और आज हमारे ट्राई कलर जो फ्लैग है उसका कलर अलग है। उन्होंने कौन कौन से कलर डाले थे उसमें, जो उनका ट्राई कलर फ्लैग था? मैडम भीकाजी कामा। स्पीड से किया करो काम, स्नेल्स रेस नहीं है। स्नेल की तरह चलोगे पंचवर्षीय योजना बन जाएगी। जिस तरह से हाथ चैटिंग पर चलते हैं आप लोगों के, उसी तरह से ढूंढने में भी क्या करना है आपने, प्रयोग करना है। प्रश्न जो मैं पूछ रहा हूं उसको तुरंत लिखकर तुरंत उसके उत्तर उसके सामने क्या करने हैं आपने, लिखने हैं। जो ट्राई कलर फ्लैग था मैडम भीकाजी कामा का, उसमें कौन कौन से कलर थे? ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड। रेड कलर जो होता है वो कम्युनिस्टों का होता है। किसका होता है? कम्युनिस्टों का जो कलर है वो रेड होता है, ठीक है। तो बहुत पहले ये क्वेश्चन पूछा गया कि मैडम भीकाजी कामा एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया था, उसके कलर क्या थे, ठीक है। पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है। तो फ्रैंकफर्ट किस नदी के तट पर है? चलो मेन रिवर। ड्रेसडेन किस नदी के तट पर है ना। ये मेन शहर हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक ये बोहेमियन फॉरेस्ट करके दिख रहा होगा आपको, एक रेंज है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ। बोहेमियन फॉरेस्ट किस नदी के तट, सॉरी कहाँ पर है? आंसर जर्मनी में है बोहेमियन फॉरेस्ट, दिख रहा है।
एक यहाँ पर एक बॉर्डर पर दिखाई दे रही होगी आपको लेक कॉन्स्टेंस, अगर दिख रही होगी तो। और बाकी मैंने ब्लैक फॉरेस्ट, बहुत पहले जब हम लोग एनडीए वगैरह के पेपर दिया करते थे तो उस समय क्वेश्चन आते थे कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, तो हम मतलब पढ़ लिया था हम लोगों ने कि जर्मनी में है। हम लोग सोचते थे काले जंगलों को बोलते हैं ब्लैक फॉरेस्ट, बट बाद में पता चला माउंटेन रेंज है ये। माउंटेन रेंज भी क्या बोलना है, ये ब्लैक फॉरेस्ट है, ये जर्मनी में पड़ गया, ये इधर फ्रांस में वोसजेज है, दोनों के बीच में रिफ्ट घाटी है, क्या है, रिफ्ट वैली है, उसमें से होकर राइन नदी जाती है। बेस्ट एग्जांपल है क्या, रिफ्ट वैली से बहने वाली नदी का बेस्ट एग्जांपल राइन है, जो कि वोसजेज फ्रांस और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के बीच में से होकर जाती है। इतना क्लियर हो गया। भारत में अगर पूछेगा तो भारत में बेस्ट एग्जांपल जो है वो नर्मदा नदी है। कौन सी है, नर्मदा नदी। सुना है नर्मदा जी के बारे में, नर्मदा जी बोला जाता है, जैसे गंगा जी, बड़ा सम्मान देते हैं हम लोग नदियों को, ठीक है। सारी नदियां माताएं हैं हमारी। एक नदी है जो मेल रिवर है, उन्हें ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ठीक है। ब्रह्मा जी के पुत्र जो आप देखते होंगे कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में जिन्हें दिहांग कहा जाता है, और असम में जिन्हें ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और बांग्लादेश में जिन्हें जमुना जी कहा जाता है, जिसे जमुना जी कहा जाता है, ठीक है। तो नर्मदा नदी अब किन दो के बीच में रिफ्ट घाटी से होकर बह रही है, तो नर्मदा के ऊपर अगर आप देखेंगे तो विंध्याचल माउंटेन रेंज है। कौन सी है, विंध्याचल माउंटेन रेंज। नर्मदा नदी के नीचे अगर आप देखेंगे तो क्या है, सतपुड़ा, क्या है, और उसके बीच में रिफ्ट घाटी है। उस रिफ्ट घाटी से होकर नर्मदा क्या होती है, बहती है। कहां से निकलती है नर्मदा जी, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक किस माउंटेन रेंज का भाग है, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। फिर आगे अगर पूछता है ईस्ट टू वेस्ट कौन सी नदी बहती है, नर्मदा जी बहती है। नर्मदा कहां पर गिरती है, अगर भारत की बात कर रहा हूं मैं, तो नर्मदा कहां पर गिरती है, अरे यहां गिरती है, वहां गिरती है, ऐसा नहीं बोलना, पर्टिकुलर नाम बताना है उसका। अरेबियन सी तो एक बड़ा पार्ट हो गया। अगर मैं बोलूंगा गल्फ तो क्या बोलोगे आप, खंबात की खाड़ी में गिरती है कि खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो ये याद रखना है। फिर बोलते हैं कि कौन सी नदी है जो एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख बोलते हैं एस्चुरी को। दरअसल क्या होता है, कुछ नदियां डेल्टा बनाती हैं, कुछ नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। डेल्टा दरअसल ऊपर दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है, उस पर हम चलते हैं, खेती करते हैं, अपने शहर बसा सकते हैं। लेकिन कुछ नदियां क्या करती हैं कि फ्लो ज्यादा होता है या रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, तो वो जितने भी अवसाद होती है, सेडिमेंटेशन जो करती हैं, वो पानी के नीचे करती है। क्या करती हैं, ऐसा नहीं कि उनके साथ अवसाद नहीं आते, उन नदियों के साथ उनके साथ भी आते हैं, कंकड़ पत्थर रेत बजरी जो भी है वो सब आता है, लेकिन वो सागर के नीचे जमा करती है। उसको क्या बोलते हैं, ज्वार नदमुख, इंग्लिश में बोलते हैं एस्चुरी। तो फिर नर्मदा जी क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। तो मैंने कहा विंध्याचल माउंटेन रेंज, उसके नीचे नर्मदा, उसके नीचे सतपुड़ा, सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक धूपगढ़, उसके नीचे ताप्ती, उसके नीचे कौन, ताप्ती नदी, जिनके किनारे सूरत है, बड़ा शहर गुजरात का। समझ में आ गया। फिर मैं भारत से वापस लेके आ रहा हूं, फिर जर्मनी पे आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इस तरह से करना है आपने। अब मुझे दोबारा वापस उसी मैप पे ले आइए जरा। अच्छा, यहां पे एक हर्ड्स पर्वत होगा, हर्ड्स पर्वत। दरअसल एक कई तरह की हलचलें हुई है इस धरती पर, तो एक हर्सिनियन, क्या बोलते हैं, हर्ड्स पर्वत के नाम पर ही रखा गया उस हलचल का नाम, हर्सिनियन। ये दिख रहा है हर्ड्स, इसको हाईलाइट कर दीजिए। तो ढूंढने के लिए तो इतना है कि 25 सालों में मैं आज भी जब एटलस को देखता हूं तो मुझे एक नई चीज मिलती है ना। आप तो अभी शिशु अवस्था में हो, अभी शुरू कर रहे हो, धीरे धीरे जब आप देखोगे अपने आप आपकी चीजें क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें दिखेंगी आपको। तो ये जर्मनी हो गया, ठीक है।
क्या जर्मनी और पोलैंड के बीच में कोई सीमा है? क्या कोई ऑर्डर नदी है? ऑर्डर नेसी लाइन किस दो देशों के बीच में? ऑर्डर नेसी लाइन देखिए तो, ऑर्डर नेसी लाइन किन दो देशों के बीच में है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में एक ऑर्डर नदी है, ऑर्डर नेसी लाइन बोला जाता है उसको। तो किन दो देशों के बीच में? आंसर जर्मनी और पोलैंड। ठीक है, फिर दोबारा कर लीजिए, जर्मनी को कितने देश स्पर्श करते हैं? तो पता होना चाहिए आपको, एक नीदरलैंड कर रहा है, एक ब्रसेल्स कर रहा है, एक लग्जमबर्ग कर रहा है, एक फ्रांस कर रहा है। फ्रांस और जर्मनी तो शत्रु रहे हैं कभी, है ना। आज भी फुटबॉल मैच जैसे भारत पाकिस्तान का देखा जाता है, बड़े किससे होता ना, कौन जीतेगा, ऐसे ही जर्मनी और फ्रांस के फुटबॉल मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, फ्रांस करता है जर्मनी को, स्विट्जरलैंड करता है, ऑस्ट्रिया करता है, चेक रिपब्लिक करता है, पोलैंड करता है, कर रहा है। ठीक है, और ऊपर से डेनमार्क कर रहा है। इतने देश इसको स्पर्श कर रहे हैं। तो फिर दोबारा मैंने कहा वैज्ञानिक विधि, एक गोला बनाइए, बीच में जर्मनी लिखिए, उसके किनारे किनारे पंखुड़ियां टाइप की एक फूल बनाकर देश और राजधानियां लिख दीजिए कि जर्मनी को किन किन देशों के साथ सीमा बना रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं पोलैंड पर। पोलैंड की कैपिटल वारसा है, विस्चुला नदी के तट पर है, विस्चुला नदी के तट पर। अच्छा, वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी ना एक दीवार बना दी गई थी बीच में, बर्लिन की दीवार बोलते थे उसको। तो होमवर्क है आपके लिए कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। जर्मनी दरअसल ईस्टर्न जर्मनी, वेस्टर्न, मतलब दो भागों में बट गया था ना, एक दीवार थी बीच में 1990 में। ये हम लोगों ने देखा है अपनी आंखों से, हम लोग भी छोटे थे उस समय, छोटे क्या मतलब समझ थी, तो दूरदर्शन पे आया कि दिखाया गया कि उस समय की जो जेसीबी बुलडोजर जो भी होते हैं दीवार तोड़ते हुए दिखाया गया। तो दोनों तरफ के लोग बड़े प्रसन्न हुए कि जर्मनी का क्या हो गया, एकीकरण हो गया, है ना। ठीक है, तो होता है जब बंटवारा होता है, फिर उसके बाद लगता है कि नहीं यार ये बंटवारा क्या था, गलत था, है ना। फिर बोलते हैं नहीं, एक ही छत के नीचे रहेंगे, तो चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। पोलैंड की वारसा विस्चुला नदी के तट पर है। ठीक है, उसके बाद चेकोस्लोवाकिया एक देश हुआ करता था, आज वो उसके दो पार्ट हो गए हैं। चेक की पराग है और स्लोवाकिया की जो कैपिटल है वो ब्राटिस्लावा। ये दिख रहा है, चेक रिपब्लिक पराग और स्लोवाक रिपब्लिक ब्राटिस्लावा। ठीक है, फिर ये इसके नीचे एक देश दिख रहा होगा हंगरी, हंगरी की कैपिटल कहाँ है, बुडापेस्ट। कहाँ है, बुडापेस्ट। फिर ऑस्ट्रिया तो बता ही दिया था मैंने, वियना कैपिटल है। इनकी कैपिटल याद रखिए, थोड़ा और ऊपर कीजिए तो। अब ये नंबर लिखे हुए, ये कौन सा देश है, छोटा सा देश 8 नंबर पे क्या दिखाई दे रहा है, स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की कैपिटल जुब्लिजाना। ठीक है, स्लोवेनिया के। अच्छा, ये भी देखना आपने, ये एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक सी से लगे हुए देश कौन कौन से हैं। ठीक है, जब आप स्थलाकृतियां पढ़ रहे होंगे तो वहां पर चूने पर बनी स्थलाकृतियां, कास्ट लैंड फॉर्म्स जब आप पढ़ रहे होंगे तो ये क्षेत्र वही है, कास्ट लैंड फॉर्म वाला। ठीक है, आपने सुना भी होगा जहां चूना होगा वहां मार्बल होगा। क्या होगा, मार्बल। तो आपने सुना होगा इटालियन मार्बल, सुना है, इटली का मार्बल बड़ा फेमस होता है। जैसे हमारे यहाँ मकराना का मार्बल बड़ा फेमस है। हम लोग जब मकान बना रहे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मकराना का मार्बल दो भाई। राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर भी मार्बल है। ऐसे ही यहाँ पर चूने का क्या है, कास्ट लैंडफॉर्म पाए जाते हैं इस तरफ। तो ये आपने कहा जुब्लिजाना कैपिटल है। उसके नीचे एक देश दिख रहा होगा, ये लंबा सा, ये क्या दिख रहा है, जैग्रेब कैपिटल है इसकी, क्रोशिया। क्रोशिया की कैपिटल जैग्रेब है। ठीक है, फिर उसके बाद ये 11 नंबर पे दिख रहा होगा आपको मॉन्टेनेग्रो। मॉन्टेनेग्रो की कैपिटल पोर्टगोरिका। ये नए नए देश हैं अभी, पोर्टगोरिका दिख रहा है। ठीक है, फिर आपको ये 10 नंबर बता दिया मैंने, बोस्निया एंड हर्जिगोविना, साराजीवो कैपिटल है इसकी, बोस्निया हर्जिगोविना की साराजीवो। एक और देश छोटा सा प्रिस्टीना कैपिटल है जिसकी,
मैसिडोनिया, हाँ नहीं, कोसोवो, कोसोवो की कैपिटल कहाँ है? प्रिस्टीना है, ठीक है। मैसिडोनिया, मैसिडोनिया इसकी कैपिटल कहाँ हो गई? स्कॉपजी हो गई मैसिडोनिया की। अब ये छोटे देश है, इसमें नंबर लिखा हुआ है, इसमें बगल में लिखे हुए हैं नाम, आपने भी ऐसे ही करना है, जब मैप भरना नंबर डाल दो, बगल में लिख दो उसकी कैपिटल और उसके नाम। तो ये मैसिडोनिया, ये नाम सुना भी होगा आपने मैसिडोनिया। पहले जो यूनान है ना, ये बहुत बड़ा था। ये अलेक्जेंडर जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जो उसका पापा था फिलिप सेकंड, वो मैसिडोनिया का छत्रप था। छत्रप मतलब गवर्नर, छत्रप मतलब गवर्नर। तो कहाँ का छत्रप था कि मैसिडोनिया का छत्रप था। मकदूनिया भी बोलते थे शायद इसको, है ना। ऐसे ही आपका ये ग्रीस हो गया, ग्रीस की कैपिटल कहाँ हो गई? एथेंस हो गई, ठीक है। अब आपको पता ही है ओलंपिक खेलों का जो प्रारंभ करता देश है वो कौन है? ग्रीस है। तो अब जब ओलंपिक हो रहे होंगे तो बड़ी बारीकी से पढ़ना पड़ता है कि ओलंपिक खेल, आधुनिक ओलंपिक जो हुए हैं वो कब से शुरू हुए, कब से शुरू हुए बताओ तो? 1896 से स्टार्ट हुए। ओलंपिक में कुछ रिंग दिखते हैं आपको, क्या दिखते हैं? रिंग दिखते हैं, उनके कुछ कलर होते हैं। अब जैसे वो उसने पूछा यूपीएससी ने, ब्लैक कलर किसको दिखाता है? तो अफ्रीका को दिखाता है, डार्क कॉन्टिनेंट बोलते हैं ना। तो ऐसे ही उस रिंग में कितने रिंग होते हैं सबसे पहले तो ये बताइए? 5 रिंग होते हैं। वो 5 रिंग किस किस को डिनोट करते हैं? अब एक येलो रिंग होगा, वो किसको डिनोट कर रहा होगा? मालदीव, नहीं महाद्वीपों को कर रहा होगा, पर अलग अलग कलर के जो रिंग हैं वो अलग अलग कॉन्टिनेंट को क्या करते हैं? बताते हैं। क्या रिंग निकाल सकते हो? अगर रिंग दे दें आप मुझे और साथ में बताएं कि किस किस को डिनोट करता है तो हल्का सा थोड़ा काम हो जाएगा। 1896 याद रखना आपने, आधुनिक ओलंपिक खेल जो हुए। अच्छा, बीच में कई बार ओलंपिक नहीं हुए, वर्ल्ड वॉर चले तो नहीं हुए ओलंपिक, है ना। और एथेंस से मैंने आपको बताया था, बिल्कुल। ये देखो, ये यूरोप को डिनोट कर रहा है, ये एशिया को डिनोट कर रहा है, ये अफ्रीका को डिनोट कर रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया को डिनोट कर रहा है। ये कौन सा कलर है? ये रेड कलर है। रेड इंडियंस कहाँ के थे? अमेरिका के थे, तो रेड कलर अमेरिका को डिनोट कर रहा है, ब्लैक इसको कर रहा है ना। और ये कौन सा कलर है? और आध्यात्म का कलर क्या होता है? येलो। पीतांबर, पीत हैं अंबर जिनके, कौन? विष्णु, भगवान विष्णु, विष्णु नहीं, भगवान विष्णु, ठीक है, ठीक है। चलिए वापस आइए। तो यूनान में मैंने कुछ आइलैंड आपको पहले बता दिए थे। जैसे एक आइलैंड बताया था मैंने आपको, कौन सा? रोड्स बताया था, है ना। यहां पर भी है, और यूएसए का भी सबसे छोटा जो उसका नाम है रोड आइलैंड, सबसे छोटा प्रांत जो है रोड आइलैंड, यहां पर रोड्स आइलैंड है। ऐसे ही यहां पर नहीं, इन आइलैंड्स के नाम पूछे थे मैंने आपसे, ये कौन कौन सा आइलैंड है? ये कौन सा है? आयरन सी होगा, दिख रहा है? ठीक है। और ये वाला जो पेनिनसुला है ना, देखिए इधर ब्लैक सी लग गया, इधर आपका सी ऑफ मरमरा लग गया, इधर एजियन सी लग गया, इधर भूमध्य सागर तो है ही, आईएनएन सी लग गया, इधर एड्रियाटिक सी लग गया। तो इस पेनिनसुला का नाम क्या है? कॉकपिट ऑफ यूरोप बोलते हैं इसको, यूरोप का बारूद का पीपा। कौन सा प्रायद्वीप है ये? बताया था मैंने, ये कौन सा प्रायद्वीप है? इस प्रायद्वीप का नाम बताइए, फिजिकल में मिलेगा। फिजिकल में बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन माउंटेन्स भी है यहां पर। बाल्कन प्रायद्वीप, यूरोप का बारूद का पीपा, सॉब्रिक्वेट यूज होता है इसके लिए। आपने ढूंढना है कि बाल्कन प्रायद्वीप में, बाल्कन पेनिनसुला में कितने देश आते हैं। देखिए तो,
और जो लोग वीडियो देख रहे हैं कृपया वो भी एटलस सामने रखें, एटलस में खोजें। अगर एटलस सामने नहीं है, नहीं आएगा समझ में। एटलस में खोजने की प्रवृत्ति रखें। जितना आप खोजेंगे आपका मैप उतना स्ट्रांग होता चला जाएगा। और फिर बता दूं, यूपीएससी की तैयारी एनसीईआरटी से नहीं होती है। किससे होती है? मैप रीडिंग से स्टार्ट होती है। सीधे एनसीईआरटी लेके बैठ गए, पता ही नहीं है कौन सी जगह कहां पर है, किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो नहीं क्लियर होगा। एक बार मैप रीडिंग अच्छे से हो गया, पूरे विश्व के बारे में पता चल गया, अपने आप आपकी समझ में सब आता चला जाएगा कि अच्छा यहां पर ऐसा होता है। बाल्कन पेनिनसुला में कितने देश आते हैं? नाम बताएंगे, एक व्यक्ति बोले खाली। यूनान तो आएगा ही आएगा, ग्रीस जिसको बोलते हैं, एथेंस जिसकी कैपिटल है, और अल्बानिया। हाँ जी, अल्बानिया। अल्बानिया तिराना कैपिटल है, बुल्गारिया, युगोस्लाविया के भी कई टुकड़े हो चुके हैं, ठीक है, और रोमानिया, सर्बिया, क्रोशिया, कोसोवो, मॉन्टेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है। तो मतलब देख लेना आपने कितने देश आ रहे हैं, उसकी लिस्ट बनानी है आपने, ठीक है। यहाँ पे आपने पिंडस माउंटेन्स को हाईलाइट करना है। ये ग्रीस वाला जो पार्ट है, यहाँ पे पिंडस माउंटेन्स दिखेंगे। और बाकी स्पार्टा 300 देखी होगी आपने, वो बता दिया था मैंने आपको। लियोडाइनस और जेरेक्सिस के बीच में, मतलब स्पार्टा के 300 सिपाहियों ने जेरेक्सिस की 1 लाख की सेना को क्या कर दिया? हराया नहीं, रोक के रखा। क्या किया? थर्मोपली नामक जगह पर। और ये भी बता दिया था मैंने कि राजस्थान का थर्मोपली किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी को कहा जाता है। हल्दी घाटी में भी ऐसे ही हुआ था, है ना। कब? 1576, 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और उधर से अकबर। और अकबर ने क्या किया? राजपूतों को राजपूतों के विरुद्ध लड़ाया। तो अकबर की तरफ से कौन लड़ रहे थे हल्दी घाटी के युद्ध में? है ना, समझ में आया। तो उसकी मुगलों की बड़ी सेना थी, राणा प्रताप की सेना क्या थी, महाराणा की सेना क्या थी, उतनी नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ उसके बाद? भाई नहीं, मतलब उतना नहीं जीत पाए, मुगलों से नहीं जीत पाए, पर पूरी टक्कर दी जिसको बोलते हैं। इसीलिए राजस्थान का थर्मोपली हल्दी घाटी। और उसके बाद क्या हुआ? राणा जी ने शपथ ली अपने सिपाहियों के साथ, जमीन पर सोएंगे, पात्र पर भोजन नहीं करेंगे। फिर कहानियां भी हैं कि घास की रोटी भी बनानी पड़ी राणा प्रताप को, मतलब राणा प्रताप के जो परिवार के बच्चों को देने के लिए, है ना। उसे भी उदबिलाव खा गया, है ना। कुछ बचपन में कहानियां पढ़ी होंगी आपने। और फिर क्या हुआ? धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने अपना पूरा क्षेत्र क्या कर दिया? फिर दोबारा कैप्चर कर लिया था मुगलों से। ये समझ में आया। इसीलिए इतनी रिस्पेक्ट है राजस्थान में महाराणा प्रताप की। आज भी उनके वंशज क्या हैं, वहाँ पर रहते हैं, बड़ा सम्मान है उन लोगों का, हुक्म कहा जाता है, ठीक है। और राजधानी किसे बनाई थी महाराणा प्रताप ने? नहीं, जब वो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद कहाँ चले गए थे? वो पहाड़ियां थी वहां पर, छावंद की पहाड़ियां, चावंद। राजस्थान के इतिहास में पढ़ते हैं, अब हम लोगों का उतना नहीं होता है क्योंकि उत्तराखंड में उतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बट अगर राजस्थान पीसीएस देंगे आपको तो आपको पढ़ना पड़ेगा। वो ढूंढिए तो जरा, चावंद या छावंद करके कुछ पहाड़ियां थी। चावंद है, चावंद की पहाड़ियों से उन्होंने क्या किया? पूरा कैप्चर किया अपना, ठीक है। और बाकी चेतक तो मैं बताता ही रहता हूँ, घोड़े का नाम उनका, राणा की पुतली हिली नहीं कि चेतक बना निराला था। तो चेतक बनाना है आपको अभी, कि मेरे पूछने से पहले आपके पास उत्तर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्तर होना चाहिए। अभी आप अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करेंगे, मोबाइल का, धीरे धीरे आप अपने मस्तिष्क का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैं बार बार उन्हीं क्वेश्चनों को क्या करूंगा? पूछूंगा। वो आपको कुछ पेपर में दिखाई देंगे, ठीक है जी। उसके बाद ये ग्रीस हो गया, ठीक है।
बाकी इधर ये टर्की लग गया, अनातोलिया का पठार वगैरह, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट, डार्डेनिज स्ट्रेट, है ना। अच्छा, ये वाला पार्ट जो है डिनरिक अल्प्स वाला है, ये जैसे पिंडस माउंटेन है, ये डिनरिक अल्प्स है। यहाँ पर अल्प्स एक आपने स्विट्जरलैंड में पढ़े, कहाँ पढ़े? स्विट्जरलैंड में पढ़े। डिनरिक अल्प्स आपने यहाँ पर पढ़े। ये कौन कौन से देश हैं? क्रोएशिया हो गया, जो देश पढ़ रहे थे ना अभी आप, वहां पर हो गया डिनरिक अल्प्स। एक सदर्न अल्प्स, सदर्न अल्प्स, ये कहाँ पढ़ेंगे आप? न्यूजीलैंड में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड कहाँ पड़ता है? न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के नीचे साउथ ईस्ट साइड में न्यूजीलैंड दिखाई देगा आपको, ठीक है। हमारे उत्तराखंड के कई लोग हैं न्यूजीलैंड में। घनसाली और चमियाला बेल्ट जो है वो क्या है? न्यूजीलैंड में है। कई लोग जाते हैं वहाँ पर, निवास कर रहे हैं, अपने अपने आवास हैं उनके। मुझे फिर दोबारा पॉलिटिकल दे दीजिए ताकि मुझे देश दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए हम। फिर बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया है। ये आपने ब्लैक सी बनाना है, ब्लैक सी को स्पर्श करने वाले सारे देश बनाने हैं, ठीक है। ये ब्लैक सी है, डेन्यूब नदी ब्लैक सी में गिरती है। अभी हम ये भी पढ़ेंगे डेन्यूब नदी किन किन देशों से होकर जाती है, किस किस देश की राजधानी डेन्यूब नदी के किनारे है। डेन्यूब को हरित यूरोप भी कहा जाता है, यानी यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी बोला मैंने, सबसे बड़ी लंबी नदी नहीं बोला। सबसे बड़ी लंबी नदी तो कौन सी होगी? सबसे बड़ी नदी वोल्गा हो गई, जो कि कहाँ गिरती है? कैस्पियन सी में। डेन्यूब नदी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई देशों की राजधानियों से होते हुए, कई देशों से होते हुए, हरा भरा करते हुए कहाँ गिर रही है? ब्लैक सी में गिर रही है। वो लास्ट देश कौन सा है जहां पर डेन्यूब अपना डेल्टा बनाती है? डेन्यूब का डेल्टा कहां पर दिखाई दे रहा है आपको? ब्लैक सी में तो होगा, पर देश कौन सा है? पूछो मत सर। रोमानिया, साइन ऑफ इंटरोगेशन, सर रोमानिया, रोमानिया मतलब आप कंफर्म हो, आपने देख लिया। रोमानिया, रोमानिया की कैपिटल सोफिया। रोमानिया की बुचारेस्ट भाई, बुचारेस्ट। सोफिया तो इसकी है नीचे, कहा? बुल्गारिया की सोफिया है। सोफिया मतलब जब हम सूफिज्म पढ़ रहे होते हैं ना, सुना है सूफिज्म के बारे में? वहां पे पढ़ते हैं हमने कि सूफ शब्द की उत्पत्ति ऊन से हुई है। किससे? क्योंकि जो सूफी लोग थे वो ऊन के फटे पुराने पैबंद लगे कपड़े पहनते थे, और सूफ शब्द की उत्पत्ति सोफिया से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो पढ़ेंगे, अभी हिस्ट्री में पढ़ेंगे, सूफिज्म भी पढ़ेंगे, सूफी संतों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो काफ़ी कुछ पढ़ना है। 10 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है सूफी बनने के लिए। जुहद, फगर, फगर मतलब गरीबी, जुहद, फगर, सब्र, शुक्र, खौफ, रजा, तवक्कुल, रिजा, है ना। ऐसी 10 अवस्थाएं होती हैं। जब उन अवस्थाओं से होकर गुजरता है तब जाके कोई व्यक्ति क्या करता है? सूफी बनता है। रहस्यवाद, इस्लामिक रहस्यवाद का दर्शन दिखता है किसमें? सूफिज्म में। फिर उसमें भी पढ़ना आपने वहदतुल वजूद, वहदतुल शुदूद। वहां तक मत आइए, इतिहास शुरू हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। हल्का सा बता देता हूँ, 2 क्वेश्चन आते हैं कई बार, वहदतुल वजूद और वहदतुल शुदूद। अल्लाह और भक्त के बीच में वैसा ही रिश्ता है जैसा एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में होता है। एक विचारधारा ये बोलती है, दूसरी विचारधारा बोलती है कि अल्लाह और भक्त के बीच में वही रिश्ता होता है जो एक मालिक और नौकर के बीच में होता है ना। भाई हिंदू धर्म में भी पढ़ते हैं हम, हनुमान जी हैं हमारे, वो भगवान राम के साथ कैसा भाव रखते हैं? दासत्व भाव रखते हैं। क्या बोलते हैं वो? मैं आपका दास हूं। यानी भगवान और भक्त के बीच में क्या? दासत्व भाव दिख रहा है। उसी को सूफिज्म में हम क्या बोलते हैं? वहदतुल शुदूद। क्या बोलते हैं? वहदतुल शुदूद। और एक होता है वहदतुल वजूद। जब हम भगवान कृष्ण को पढ़ रहे होते हैं, राधा को पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पर हम सखा भाव देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रेमी प्रेमिका जैसा भाव देखते हैं। तो इसको इस्लामिक सूफिज्म में क्या कहा गया है? वहदतुल वजूद।
अब दो क्वेश्चन बने हैं यूपीएससी में, वहदतुल वजूद को सिद्धांत किसने दिया और वहदतुल शुदूद का सिद्धांत किसने दिया। सोफिया से याद आ गया मुझे, बता देता हूं, इतिहास में भी बताऊंगा, ठीक है। तो वहदतुल वजूद किसने दिया, अल्लाउद्दौला सिमनानी, और एक का है इब्न उल अरब हसनूल। क्या है, देखो तो जरा, पहला वाला शायद वहदतुल वजूद वाला जो है वो इब्न उल अराबी हसनूल का है, और वहदतुल शुदूद जो है वो अल्लाउद्दौला सिमनानी का है। चेक कीजिए जरा। सूफिज्म भी पढ़ना है, ढूंढिए तो, नींद आ रही है, 1 नंबर मिलेगा इससे, देखना। किसने, वहदतुल वजूद, यानी प्रेमी प्रेमिका का संबंध होता है अल्लाह और भक्त के बीच में, है ना। तो ये वहदतुल वजूद कहलाता है, ये इब्न उल अराबी हसनूल ने दिया। उसके बाद जो दासत्व भाव वाला बोल रहा हूं कि मालिक और नौकर के बीच में जो संबंध होता है, वहदतुल शुदूद, वो सिद्धांत किसने दिया। आंसर, आंसर, वहदतुल शुदूद किसने दिया, अल्लाउद्दौला सिमनानी, अल्लाउद्दौला सिमनानी। और जो 10 अवस्थाएं बताई उसमें बताया, पूछा उन्होंने कि फगर मीन्स क्या होता है। फगर मीन्स गरीबी। अगर सूफिज्म, सूफी संतों की बैठक किसी बड़े 5 स्टार होटल में हो रही है, वो सूफी नहीं है। सूफी वो है कि जिसका बेटा मर रहा है और पत्नी कह रही है कि आपका बेटा मर रहा है, और वो कह रहा है ये अल्लाह की इच्छा है, और कफन के लिए क्या नहीं है, पैसे नहीं है, दरवाजे मतलब जो दहलीज होती है उसकी ईंटें निकालकर बेचकर तब कफन लाया जा रहा है, उसको सूफी कहा जाता है। जो धन को सड़ी गली वस्तु मानते हैं उन्हें सूफी कहा जाता है। जो धन को एकत्र करते हैं वो सूफी नहीं होते, ठीक है। मतलब सूफी की जो हमें इतिहास में परिभाषा बताई गई है, बाकी ज़्यादा मैं नहीं जानता, लेकिन इतिहास में जितना लिखा हुआ उतना बता रहा हूँ कि फगर मेन चीज़ है उसमें, गरीबी, गरीबी में रहना है, धन को सड़ी गली वस्तु मानना है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब फिर अगला देश, थोड़ा सा इसको पूरा कर देता हूँ मैं। रोमानिया की बुचारेस्ट हो गई। अच्छा, बुडापेस्ट, बुचारेस्ट, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। हंगरी की बुडापेस्ट है, हंगरी के मैदान बड़े प्रसिद्ध हैं, बड़े उपजाऊ मैदान है, और रोमानिया की क्या है, बुचारेस्ट, ठीक है। फिर मोल्डोवा की क्या है, चिस्न्यू, क्या है। अब क्योंकि यूक्रेन बड़ा हॉट टॉपिक है, इसको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा मैं, क्लियर। इतना ही करोगे, 5 मिनट बाद फिर करते हैं।